उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। उस परिप्रेक्ष्य को जानने में जिसके तहत भारत ने अपनी विदेश नीति सृजित की। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका को समझने में। इस बात का विश्लेषण करने में कि भारत ने चीन और पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को किस प्रकार निभाया। भारतीय परमाणु नीति के विकास की विस्तृत व्याख्या करने में। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ। प्रायः किसी देश की आंतरिक राजनीति पर उस देश के बाहरी संबंधों का प्रभाव होता है। भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही है। आइए देखें कि भारत के बाहरी रिश्तों ने आजादी से लेकर अब तक किस प्रकार आकार ग्रहण किया है। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ। भारत ने आजादी उस दुनिया में पाई जिसे 2 विश्व युद्धों से गुजरना पड़ा। देश पुनर्निर्माण के दौर से गुजर रहे थे तथा एक नई वैश्विक संस्था का गठन हो रहा था। भीतरी तौर पर देखें तो ब्रितानियों ने भारत को कंगाल कर छोड़ा था। सौगात में उसे हिंसक बंटवारा तथा लोकतंत्र की चुनौतियां और नागरिकों के कल्याण का जिम्मा मिला था। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भाग लेना शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रति अपने रवैये में भारत ने दुनिया के देशों की संप्रभुता का सम्मान करने तथा शांति के जरिए सुरक्षा प्राप्त करने की कोशिश की। राज्य के नीति के निदेशक तत्वों में वही भावना गुंजित हुई। राज्य की नीति के निदेशक तत्व। राज्य की नीति के निदेशक तत्व संविधान के अनुच्छेद 51 में वर्णित हैं। इसके अनुसार राज्य निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करेगा। क. अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ख. अन्य देशों के साथ उचित तथा सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखना। ग. संगठित लोगों द्वारा एक दूसरे के साथ बर्ताव में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों तथा संधि की शर्तों के प्रति सम्मान की भावना रखना। तथा घ. मध्यस्थता तथा बातचीत के जरिए अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना। विकासशील देश तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। भारत की आजादी के समय कई अन्य देशों को भी आजादी मिली। विश्व मंच पर अपने सरोकारों को रख सकने में आड़े आ रही संसाधनों तथा साधनों की कमी के चलते ये देश एक या दूसरे ताकतवर खेमे में शामिल हो गए। उन खेमों से उन्हें मदद मिलती रहती थी। उस समय 2 ताकतवर खेमे संयुक्त राज्य अमेरिका तथा तत्कालीन सोवियत संघ दुनिया को अपने प्रभाव में समेटे हुए थे। उनके बीच शीत युद्ध आरंभ होने को था तथा भारत ने अपनी विदेश नीति को आकार देना शुरू कर दिया था। गुटनिरपेक्षता की नीति। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद के खिलाफ विश्वव्यापी संघर्ष का एक हिस्सा था। इस संघर्ष ने बहुत से एशियाई तथा अफ्रीकी देशों को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। स्वतंत्रता पूर्व से ही हमारे राष्ट्रीय नेताओं के संबंध इन देशों से थे। इन संबंधों का स्पष्ट प्रकटन सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज INA के गठन के समय हुआ। भारतीय विदेश नीति पर स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों का प्रभाव था। किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात US तथा USSR के खेमों में बटी शीत युद्ध में उलझी दुनिया राजनीतिक, आर्थिक तथा सैन्य मुकाबलों की साक्षी बनी। इसी अवधि के दौरान UN का निर्माण भी हुआ। नाभिकीय हथियार बनाए गए। साम्यवादी चीन जगत पटल पर उभरा तथा उपनिवेशवाद का खात्मा होने लगा। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत की विदेश नीति विकसित होनी शुरू हुई। नेहरू की भूमिका। 1946 से लेकर 1964 के बीच
भारतीय विदेश नीति निर्मित हुई और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लागू की गई। विदेश नीति के निम्न लक्ष्य थे: भारत की संप्रभुता की रक्षा करना, भारत की सीमाओं की रक्षा करना तथा तीव्र गति से आर्थिक विकास को अंजाम देना। उन्होंने इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए गुटनिरपेक्षता को चुना, अर्थात इस नीति के अंतर्गत किसी भी ताकतवर खेमे यूएस तथा यूएसएसआर से दूर रहना था। दोनों ही खेमों से दूरी। भारत ने शांति का पक्ष लेने वाली गुटनिरपेक्षता की नीति के जरिए स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण किया। यह किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ तथा तटस्थ बना रहा। किंतु भारत पूर्णतः तटस्थ नहीं था। जहां उसने स्वेज नहर मुद्दे पर मिस्र पर ब्रिटेन के हमले की भर्त्सना की, यूएसएसआर द्वारा हंगरी पर हमला करने के समय वही भारत ऐसा करने में असफल रहा। इसके बावजूद भारत को इन दोनों ही गुटों से आर्थिक सहायता मिलती रही। अफ्रो एशियाई एकता। नेहरू के नेतृत्व के अंतर्गत भारत ने वैश्विक मामलों, खास तौर से एशिया तथा अफ्रीका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेहरू ने एशियाई एकता की वकालत की तथा 1947 में एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन किया। भारत ने डच शासन से इंडोनेशिया की आजादी को समर्थन प्रदान किया तथा दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद का भी उन्होंने विरोध किया। यह संपर्क 1955 में इंडोनेशिया के बांडुरंग में आयोजित अफ्रो एशियाई सम्मेलन के समय शिखर पर पहुंचा। इसके परिणाम स्वरूप गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM की शुरुआत हुई। NAM का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ तथा नेहरू इस आंदोलन के सह संस्थापक थे। चीन के साथ शांति तथा विवाद। तिब्बत। चीन के साथ हमारे संबंध दोस्ताना सुर के साथ शुरू हुए। नेहरू के नेतृत्व में भारत ने चीन की साम्यवादी सरकार को समर्थन दिया, किंतु चीन के प्रति दर्शाए गए इस शिष्टाचार पर नेहरू के वल्लभ भाई पटेल जैसे सहयोगियों ने सवाल उठाए। उनका मानना था कि चीन इलाकों पर दावा पेश कर भारत के सामने एक चुनौती प्रस्तुत कर सकता है। नेहरू ने इस सलाह को दरकिनार कर दिया। उस समय भारत चीन सीमा पर नियमित सैन्य टुकड़ियां तैनात नहीं की जाती थीं। दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए 1954 में कदम उठाए गए। नेहरू तथा चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने संयुक्त रूप से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों पंचशील का प्रतिपादन किया। तिब्बत का मुद्दा। तिब्बत का पठार भारत तथा चीन के बीच तनाव का मुख्य कारण है। 1950 में कम्युनिस्ट चीन ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। बहुत से तिब्बती लोगों ने इसका विरोध भी किया। भारत ने भी चीन को मनाने की कोशिश की, किंतु एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता तथा संप्रभुता का सम्मान करने संबंधी पंचशील के उपबंध के कारण भारत ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। 1956 में तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने नेहरू को वहां की समस्याओं से अवगत कराया। 1958 में एक सशस्त्र संघर्ष भी हुआ। चीनी सुरक्षा बलों ने उसे दबा दिया। 1959 में दलाई लामा भारत चले आए तथा शरण मांगी। भारत ने उन्हें शरण दिया। उसके बाद से हजारों तिब्बती सीमा पार कर भारत चले आए। तिब्बतियों के मुद्दे को भारत की बहुत सी पार्टियों के बीच मजबूत समर्थन प्राप्त हुआ है। चीन ने तिब्बत को एक स्वायत्त शासी क्षेत्र बना दिया। तिब्बतियों ने इसका विरोध किया। उनका दावा था कि तिब्बत कभी भी चीन का अंग नहीं रहा था। उन्होंने चीनी निवासियों का विरोध किया। चूंकि तिब्बत के लोगों को ऐसा लगता है
कि वे तिब्बत के धर्म तथा संस्कृति को क्षीण करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन के साथ शांति तथा विवाद, चीनी आक्रमण। ऐतिहासिक रूप से तिब्बत भारत और चीन के बीच एक बफर था। 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हथिया लिए जाने के बाद तिब्बतियों के उत्पीड़न ने भारत को चिंता में डाल दिया। दलाई लामा को भारत में शरण दिए जाने पर चीन को भारत पर चीन विरोधी गतिविधियों को हवा देने का आरोप लगाने का मौका मिल गया। इससे दोनों देशों के बीच संबंधों में दरार आ गई। पहले भारत तथा चीन के बीच सीमा विवाद था। चीन लद्दाख में आक्साई चीन क्षेत्र तथा अरुणाचल प्रदेश के बड़े हिस्से पर अपना दावा करता था। बाद में उसने आक्साई चीन क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। दोनों देशों के बीच सीमा पर सैन्य झड़पें भी हुईं। अक्टूबर 1962 में जब दुनिया क्यूबा के मिसाइल संकट से जूझ रही थी, चीन ने भारत पर हमला कर दिया। चीनी सेना पूर्व में भारतीय क्षेत्र में भीतर तक घुस आई। वे असम के मैदानों तक पहुंच गए। एक पक्षीय रूप से युद्ध विराम की घोषणा कर वे भारत भूमि से वापस भी चले गए। युद्ध से भारत की छवि को भीतर तथा दुनिया में हर कहीं नुकसान पहुंचा। भारत ने सहायता के लिए यूएस तथा ब्रिटेन से गुहार लगाई, जबकि सोवियत संघ तटस्थ बना रहा। इस अवमानना से राष्ट्रवाद की भावना में उबाल आया। युद्ध के कारण देश के राजनीतिक रुख में बदलाव आ गया, जिस पर अब तक कांग्रेस का प्रभाव रहा था। युद्ध के कारण विपक्षी दलों को भी नुकसान उठाना पड़ा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई दो धड़ों में बंट गई। यूएसएसआर का समर्थन करने वाले लोग सीपीआई में बने रहे तथा जिन लोगों ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन किया, सीपीआई-एम मार्क्सवादी में चले गए। युद्ध के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्थिति पर भी लोगों का ध्यान गया। उस क्षेत्र का राष्ट्रीय एकीकरण तथा राजनीतिक एकता चुनौतियां थी। जल्द ही पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू हुई तथा नागालैंड, त्रिपुरा तथा मणिपुर राज्यों का निर्माण हुआ। पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति। पाकिस्तान के साथ झगड़ा कश्मीर विवाद के साथ शुरू हुआ। थोड़े ही समय में वह यूएस और चीन के पाले में चला गया तथा इन देशों के साथ संबंध बनाकर वह भारत के लिए एक गंभीर चुनौती बनकर उभरा। तब भी रिश्ते जारी रहे और सिंधु नदी जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए। यह संधि आज भी समय की कसौटी पर कायम है। दोनों देशों के बीच 1965 में एक गंभीर लड़ाई छिड़ गई। भारतीय सेनाओं के पाकिस्तान में घुस जाने से उसे बड़ी हानि उठानी पड़ी। युद्ध की समाप्ति 1966 में ताशकंद समझौते के साथ हुई। बांग्लादेश युद्ध 1971। 1970 में पाकिस्तान में हुए आम चुनावों में पश्चिमी पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो तथा पूर्वी पाकिस्तान में आवामी लीग के शेख मुजीबुर रहमान की जीत हुई। बंगाली जनता का मत पाकिस्तान के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन था। आवामी लीग ने संघीय राज की मांग की, जो पाकिस्तान को मंजूर नहीं था। पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश में आतंक फैलाना शुरू किया। लोगों ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की मांग करनी शुरू की। भारत में शरणार्थियों की भारी भीड़ का आगमन आरंभ हो गया। भारत ने बांग्लादेश के लिए अपना समर्थन दिया। पाकिस्तान ने उस पर षड्यंत्र रचने के आरोप लगाए। पाकिस्तान को यूएस और चीन का समर्थन हासिल था। भारत ने 20 वर्षों के लिए सोवियत संघ के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार भारत को सोवियत संघ का समर्थन हासिल हो गया। 1971 में दोनों देशों के बीच एक संपूर्ण युद्ध छिड़ गया। 10 दिनों के भीतर भारत द्वारा ढाका को घेर लिए जाने के साथ लड़ाई खत्म भी हो गई। भारत ने एक पक्षीय रूप से युद्ध विराम की घोषणा कर दी तथा बांग्लादेश एक आजाद मुल्क बन गया।
भारत तथा पाकिस्तान द्वारा 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के साथ शांति फिर लौट आई। भारतीय राजनीति को भी इससे लाभ हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि युद्ध के बाद उन्होंने कई विधानसभाओं के चुनाव जीत लिए। भारत की परमाणु नीति। भारत ने पहला नाभिकीय विस्फोट 1974 में किया था। नेहरू का सदा से देश के तीव्र गति से होने वाले विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका पर भरोसा था। इसलिए नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए होमी जे भाभा के मार्गदर्शन में परमाणु कार्यक्रम का विकास किया जाने लगा। नेहरू नाभिकीय अस्त्रों के समर्थक नहीं थे तथा परमाणु निशस्त्रीकरण की वकालत किया करते थे। साम्यवादी चीन द्वारा 1964 में नाभिकीय परीक्षण किए जाने के बाद 5 तत्कालीन परमाणु शक्तियों यूएस, यूके, फ्रांस, यूएसएसआर तथा चीन, ताइवान उन दिनों चीन का प्रतिनिधित्व करता था, ने परमाणु अप्रसार संधि एनटीपी को अन्य मुल्कों पर थोपने की कोशिश की। भारत ने भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण को लेकर एनटीपी का विरोध करना शुरू किया। भारत ने अपने परमाणु परीक्षणों को शांति के लिए बताया। यह परीक्षण देश में आर्थिक अव्यवस्था के दौरान किया गया था। भारत का परमाणु कार्यक्रम। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अप्रसार संधि का विरोध इसलिए किया था कि यह यूएन के 5 स्थायी सदस्यों को छोड़कर अन्य चुनिंदा देशों पर लागू किया जा रहा था। 1998 में भारत ने नाभिकीय परीक्षण श्रृंखला को अंजाम दिया। जवाब में पाकिस्तान ने भी ये परीक्षण किए। ये इलाका परमाणु युद्ध को लेकर अति संवेदनशील बन गया। दोनों ही देशों पर प्रतिबंध लगाए गए। भारत ने न्यूनतम प्रतिरोधकों के परमाणु सिद्धांत की स्थापना की। इसके अंतर्गत भारत द्वारा प्रथम प्रयोग नहीं के सिद्धांत का अनुसरण किया जाता है। इसलिए भारत पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भरोसा कायम है। सारांश। भारत अपने विदेशी रिश्तों को राजनीतिक दलों के बीच राष्ट्रीय अखंडता, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा तथा राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर आम सहमति के आधार पर संचालित करता है। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। किसी देश के विदेशी संबंधों पर उस देश की घरेलू राजनीति का असर होता है। भारत ने अपनी विदेश नीति का निर्माण स्वतंत्रता प्राप्ति, शीत युद्ध की शुरुआत तथा बहुत से देशों के औपनिवेशिक शासन से आजादी के संदर्भ में किया। स्वतंत्र विदेश नीति की भारतीय तलाश का परिणाम विश्व शांति हेतु गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM के रूप में सामने आया। भारत ने नई आजादी प्राप्त एशियाई तथा अफ्रीकी देशों का नेतृत्व संभाला और इस प्रकार विश्व मंच पर उसने एक निर्णायक भूमिका अदा की। कम्युनिस्ट चीन पर नेहरू द्वारा आंख मूंद कर किए गए भरोसे ने उन्हें परिणामों से बेपरवाह रखा। चीन ने तिब्बत को हड़प लिया। भारत के साथ उसने सीमा विवाद शुरू कर दिया। इसी का परिणाम 1962 में युद्ध की शक्ल में सामने आया। भारत ने पाकिस्तान से आजादी पाने में बांग्लादेश की मदद की। हालांकि भारत के नाभिकीय परीक्षणों की विश्व की महाशक्तियों द्वारा भर्त्सना की गई, लेकिन प्रथम प्रयोग निषेध के सिद्धांत से इसने उनका भरोसा पुनः जीत लिया।